आज की इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आज हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो बेसिकली वन शॉट रिवीजन नोट्स का एक सेट है। और ये नोट्स बायोलॉजी के एक काफ़ी भारी भरकम चैप्टर को डीकोड करते हैं। टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस, यानी जैव प्रक्रम। ये चैप्टर सच में बहुत बड़ा है ना? हाँ। तो आज का हमारा मिशन बड़ा साफ है। हम उन स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस चैप्टर के 4 मेन पिलर्स को समझेंगे। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। बिल्कुल। और कोशिश रहेगी कि इसको बिना किसी इन्फो ओवरलोड के समझाया जाए, क्योंकि अक्सर ये टॉपिक्स रटने वाले लगते हैं। सही कहा। पर हम इनके पीछे के साइंस को समझेंगे। लेकिन इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले मेरे दिमाग में एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है। पूछिए। जब भी हम कोई सैंडविच खाते हैं या कोई रोटी खाते हैं, तो वो ऑर्डिनरी सा खाना आखिर उस एनर्जी में कैसे बदल जाता है, जिससे हम ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक पढ़ पाते हैं, मतलब हम इतनी लंबी चर्चा कर पाते हैं। ये असल में बायोलॉजी का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर हम इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये चारों प्रोसेसेस जो हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये सिर्फ किताबों में रटने वाले शब्द नहीं हैं। हाँ, ये सब एक साथ मिलकर काम करने वाली एक ऐसी अद्भुत मशीन के पार्ट्स हैं जो हमारे अस्तित्व को बनाए रखती है। बिल्कुल। यही प्रोसेसेस तय करते हैं कि एक निर्जीव पत्थर और एक सजीव प्राणी के बीच का असल डिफरेंस क्या है। बाहर से खाना लेने से लेकर सेल्स के अंदर उसे एनर्जी निकालने, फिर उस एनर्जी को बॉडी के हर हिस्से तक पहुंचाने, और फिर वेस्ट को बाहर निकालने तक। एग्जैक्टली। ये सब एक कंटिन्यूअस, कभी ना रुकने वाले लूप में चलता रहता है। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इन रिवीजन नोट्स का जो पहला हिस्सा है वो न्यूट्रिशन पर फोकस्ड है। हाँ, पोषण। इसमें ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बीच का डिफरेंस काफी डिटेल में समझाया गया है। अक्सर स्टूडेंट्स इस पार्ट को बहुत जल्दी में पढ़ लेते हैं। बिल्कुल। ऑटोट्रोफिक के केस में ये काफी क्लियर है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसके लिए वो फोटोसिंथेसिस यूज करते हैं। अब इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स और 12 पानी के मॉलिक्यूल्स, और साथ में सनलाइट और क्लोरोफिल। हाँ, जब ये सब मिलते हैं तो वो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और पानी में बदल जाते हैं। मतलब हवा और पानी जैसी आम चीजों से सॉलिड खाना बनाने का प्रोसेस। और ये किसी जादू से कम नहीं है, लेकिन ये पूरी प्रोसेस एक ही झटके में नहीं होती है। एग्जाम्स में अक्सर इसके स्टेप्स पूछे जाते हैं। हाँ, मैंने भी देखा है। इसको 3 मेन स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन। प्लांट की लीव्स में जो क्लोरोफिल होता है वो सबसे पहले सन की लाइट एनर्जी को सोखता है। अच्छा। इसको प्लांट के सोलर पैनल की तरह समझा जा सकता है। अच्छा। दूसरा स्टेप है कन्वर्जन। यहाँ जो लाइट एनर्जी सोखी गई थी उसको केमिकल एनर्जी में बदला जाता है। और इसी स्टेप में एक बहुत दिलचस्प इवेंट होता है, पानी का मॉलिक्यूल टूट जाता है। मतलब H2O टूट जाता है। बिल्कुल। प्लांट्स असल में पानी को तोड़कर उसमें से हाइड्रोजन चुरा लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर फेंक देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑक्सीजन जिस पर हमारी लाइफ टिकी है वो असल में प्लांट्स के लिए पानी टूटने से निकला हुआ एक बाय प्रोडक्ट या कचरा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वाओ। और आखिरी स्टेप है रिडक्शन। जो हाइड्रोजन पानी से चुराया गया था उसका यूज कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज में रिड्यूस करने के लिए किया जाता है, और यही ग्लूकोज प्लांट का मेन खाना है। ये तो बात हुई प्लांट्स की जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, पर हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स के केस में कहानी अलग हो जाती है, क्योंकि वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। हाँ, नोट्स में इसके भी कुछ टाइप्स बताए गए हैं, जैसे सैप्रोट्रोफिक जो सड़े गले पदार्थों को बॉडी के बाहर ही पचाकर सोख लेते हैं, जैसे फफूंदी। फिर होते हैं पैरासिटिक जो बिना मरे न्यूट्रिशन चूसते हैं, जैसे अमरबेल या जूं। और तीसरा टाइप है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म पूरा खाना अंदर लेता है और फिर बॉडी के अंदर उसको पचाता है। इसमें अमीबा का एग्जाम्पल बहुत ही खास दिया गया है। एक सिंगल सेल होने के बावजूद अमीबा का खाना खाने का तरीका बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है। हाँ, अमीबा का एग्जाम्पल होलोजोइक न्यूट्रिशन को समझने के लिए बेस्ट है। एक सिंगल सेल होने पर भी ये बहुत स्मार्ट तरीके से काम करता है। अमीबा अपने स्यूडोपोडिया यानी कूटपाद
का यूज करके फूड पार्टिकल को चारों तरफ से घेर लेता है। और फिर उसको अंदर ले जाता है। बिल्कुल, उसको अंदर ले जाकर एक फूड वैक्यूल बनाता है। इसी वैक्यूल के अंदर कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल फॉर्म में तोड़ा जाता है और डाइजेस्टेड फूड सीधे साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाता है। और जो वेस्ट बच जाता है उसका क्या? उस वेस्ट को सेल की सरफेस से बाहर फेंक दिया जाता है। इस पूरी प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। सही है। और अगर हम अमीबा जैसे एक सिंगल सेल से ह्यूमन बॉडी के कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ बढ़ें, तो ये पूरी प्रोसेस एक लंबी फैक्ट्री लाइन जैसी दिखती है। बिल्कुल। शुरुआत मुंह से होती है। वहां सलाइवा में एक एंजाइम होता है, सैलिवरी एमिलेज, जो खाने के स्टार्च को शुगर में बदलना शुरू कर देता है। यानी डाइजेशन पेट में नहीं, मुंह से ही शुरू हो जाता है। हाँ, इसके बाद खाना ओएसोफेगस यानी फूड पाइप से होते हुए स्टमक तक जाता है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्रमाकुंचन गति। बिल्कुल। जो स्टूडेंट्स इसको समझने में स्ट्रगल करते हैं, उनके लिए एक एनालॉजी काफी काम आ सकती है। ये टूथपेस्ट की ट्यूब को नीचे से दबाकर पेस्ट बाहर निकालने जैसा है। हाँ, ये कंपैरिजन बहुत एक्यूरेट है। ओएसोफेगस की मसल्स भी इसी तरह ऊपर से सिकुड़ती हैं ताकि खाना नीचे स्टमक तक धकेला जा सके। और ये टूथपेस्ट वाली एनालॉजी ये भी क्लियर कर देती है कि खाना सिर्फ ग्रेविटी की वजह से नीचे नहीं गिरता, मसल्स उसको फिजिकली धकेलती हैं। मतलब अगर कोई उल्टा भी लटक जाए तब भी खाना पेट में ही जाएगा। बिल्कुल जाएगा। अब स्टमक में पहुंचने पर खाने का सामना 3 मेन चीजों से होता है: पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl और म्यूकस। HCl तो बहुत स्ट्रांग होता है ना? हाँ, HCl का काम है मीडियम को एसिडिक बनाना। ये इसलिए जरूरी है ताकि पेप्सिन एंजाइम एक्टिवेट हो सकें और प्रोटीन को तोड़ना शुरू करें। पर यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि इतना स्ट्रांग एसिड हमारे अपने पेट को क्यों नहीं जला देता? और यहीं पर म्यूकस काम आता है। म्यूकस स्टमक के अंदर की दीवार पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है ताकि एसिड उसको नुकसान ना पहुंचा सके। सटीक बात है। इसके बाद जो हाफ डाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। यहीं पर डाइजेशन का सबसे बड़ा और कॉम्प्लेक्स काम होता है। लिवर से बाइल जूस आता है जो फैट पर काम करता है। पर फैट के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि वो बड़ी बड़ी ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होता है। एंजाइम्स उस पर इजीली काम नहीं कर पाते। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। पाइसीकरण। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये पूरी प्रोसेस एक आम घरेलू काम जैसी है। इसको समझने के लिए वो डिश सोप वाली एनालॉजी सच में शानदार काम करती है। आप उसे एक्सप्लेन करना चाहेंगी? बिल्कुल। अगर किसी बहुत ही चिकनाई वाले या तेल लगे हुए बर्तन पर हम सिर्फ पानी डालें तो तेल वहां से हिलता भी नहीं है। लेकिन जैसे ही उस पर डिश सोप की कुछ बूंदें डाली जाती हैं, साबुन उस तेल की बड़ी लेयर को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। और बिल्कुल यही काम लिवर से आने वाले बाइल सॉल्ट्स करते हैं। वो फैट की बड़ी ग्लोब्यूल्स को छोटी ग्लोब्यूल्स में तोड़ देते हैं ताकि एंजाइम्स उन पर आराम से काम कर सकें। इसके बाद पैनक्रियाज का काम काफी आसान हो जाता है। पैनक्रियाटिक जूस में प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन और फैट के लिए लाइपेज एंजाइम्स होते हैं। और जब सब कुछ कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों पर जो विलय होते हैं वो इन फाइनल प्रोडक्ट्स को ब्लड में सोख लेते हैं। विलय सरफेस एरिया काफी बढ़ा देते हैं जिससे एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होता है। तो न्यूट्रिशन के इस पहले पिलर से हमने उस सैंडविच को ग्लूकोज में तो बदल लिया, लेकिन ये ग्लूकोज अभी सिर्फ एक रॉ मटेरियल है। मतलब गाड़ी में पेट्रोल तो डल गया है लेकिन इंजन स्टार्ट होना बाकी है। बिल्कुल। और यहीं से हमारा दूसरा पिलर शुरू होता है, रेस्पिरेशन यानी श्वासन। अक्सर लोग ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को एक ही समझ लेते हैं, जो कि एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। हाँ, ब्रीदिंग सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है, ऑक्सीजन अंदर खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना। पर रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो सेल्स के अंदर होती है। इसमें ग्लूकोज को तोड़कर रियल एनर्जी यानी ATP बनाई जाती है। और ये ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बहुत ही प्लान तरीके से होता है। हर सेल के अंदर सबसे पहला स्टेप साइटोप्लाज्म में होता है। वहां 6 कार्बन वाला ग्लूकोज टूटकर 3 कार्बन वाले पायरुवेट में बदल जाता है। और ये इनिशियल स्टेप सभी ऑर्गेनिजम्स में सेम रहता है ना, चाहे इंसान हो या बैक्टीरिया? हाँ, बिल्कुल सेम। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि पायरुवेट बनने के बाद आगे बढ़ने के अलग अलग पाथवेज खुल जाते हैं। ये इस पर डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन वहाँ है या नहीं।
सबसे पहले अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ये प्रोसेस सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यहाँ पाइरूवेट कंप्लीटली टूट जाता है और रिजल्ट में बहुत सारी एनर्जी निकलती है, पूरे 38 एटीपी। साथ में CO2 और पानी भी बनते हैं। लेकिन क्या हो अगर ऑक्सीजन ना हो? उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट पाथवेज हैं। पहला, यीस्ट जैसे ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है। वहां ऑक्सीजन के बिना पाइरूवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। इसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं ना? जी हाँ, किण्वन। इसमें एनर्जी तो बनती है पर बहुत कम, सिर्फ 2 ATP। और इसका दूसरा पाथवे हमारी अपनी मसल्स की सेल्स में होता है। बिल्कुल। एग्जाम्स में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एथलीट्स की मसल्स में क्रैम्प्स क्यों आते हैं? हाँ, होता ये है कि जब कोई बहुत फास्ट दौड़ता है तो बॉडी को अचानक बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, पर उस लेवल पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो ऐसी सिचुएशन में सेल्स ऑक्सीजन के बिना ही एनर्जी बनाने लगती हैं। इसमें पाइरूवेट लैक्टिक एसिड में बदल जाता है और यही लैक्टिक एसिड जब जमा होता है तो क्रैम्प्स आते हैं। ये एक तरह का बैकअप जनरेटर है बॉडी का, जो इमरजेंसी में थोड़ी बहुत एनर्जी दे देता है। ये बैकअप सिस्टम जरूरी भी है, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में बॉडी की हर सेल तक इनफ ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। हवा नॉस्ट्रिल्स से एंटर करती है, फेरिंक्स से होते हुए ट्रकिया में जाती है। और ट्रकिया में कार्टिलेज रिंग्स होते हैं। हाँ, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका रीजन काफी लॉजिकल है। जैसे वैक्यूम क्लीनर का पाइप अंदर से वायर के रिंग से स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है ताकि जब हवा अंदर खींची जाए तो वो पिचक ना जाए, वैसे ही ये कार्टिलेज के रिंग्स ट्रेकिया को कोलैप्स होने से रोकते हैं। स्पेशली तब जब उसमें हवा ना हो। इसके बाद हवा ब्रोंकाई से होते हुए लंग्स के अंदर बहुत बारीक ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है और फाइनली एल्वेओलाई तक पहुंचती है। एल्वेओलाई? हाँ, एल्वेओलाई छोटे बलून्स जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं। यहीं पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और CO2 ब्लड से बाहर एल्वेओलाई में आती है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हमने डाइजेस्टिव सिस्टम से ग्लूकोज ले लिया और रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन अंदर ले ली, पर लंग्स में जो ऑक्सीजन है और इंटेस्टाइन में जो ग्लूकोज है वो बॉडी के किसी दूर वाले पार्ट तक, जैसे पैर के अंगूठे तक कैसे पहुंचेगा? यहीं पर इन दोनों सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए तीसरा पिलर आता है, ट्रांसपोर्टेशन यानी वहन। ये हमारी बॉडी का अपना लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी नेटवर्क है और इस नेटवर्क का इंजन है हमारा हार्ट। ह्यूमन हार्ट का फंक्शन समझना बहुत फैसिनेटिंग है। ये एक मस्कुलर पंप है। इसमें डबल सर्कुलेशन होता है। दोहरा परिसंचरण? हाँ, इसको डबल सर्कुलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक पूरे साइकिल के लिए ब्लड को हार्ट से 2 बार गुजरना पड़ता है। इसका रास्ता क्या होता है? अगर हम इसको ट्रैक करें तो सबसे पहले बॉडी से इम्प्योर ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वीना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आता है। वहां से ये राइट वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है। फिर राइट वेंट्रिकल इस इम्प्योर ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक भेजता है ताकि उसमें CO2 छोड़कर फ्रेश ऑक्सीजन भरी जा सके। अब यहाँ क्लियर होता है कि ह्यूमन हार्ट में 4 चेम्बर्स क्यों होते हैं। राइट साइड सिर्फ इम्प्योर ब्लड को हैंडल करता है और जब लंग्स में ब्लड प्योर हो जाता है तो वो पल्मोनरी वेन के रास्ते वापस हार्ट के लेफ्ट साइड में आता है, लेफ्ट एट्रियम में। हाँ, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और फिर एओर्टा नाम की मेन पाइपलाइन से पूरे प्रेशर के साथ बॉडी के हर पार्ट तक पंप कर दिया जाता है। बिल्कुल, लेफ्ट और राइट साइड एक सेप्टम के थ्रू कंप्लीटली अलग होते हैं ताकि प्योर और इम्प्योर ब्लड आपस में मिक्स ना हो। ह्यूमंस जैसे हाई एनर्जी एनिमल्स के लिए ये सेपरेशन बहुत जरूरी है। इससे ऑक्सीजन सप्लाई बहुत एफिशिएंट हो जाती है। इस पूरे ट्रांसपोर्ट में ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर भी उनके काम पर डिपेंड करता है। आर्टरी और वेन के बीच का डिफरेंस काफी क्लियर होना चाहिए एग्जाम के लिए। धमनी और शिरा? हाँ, आर्टरीज वो वेसल्स हैं जो हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी में ले जाती हैं। क्योंकि हार्ट ब्लड को बहुत हाई प्रेशर से पंप करता है, इसलिए इनकी दीवारें मोटी और फ्लेक्सिबल होती हैं और इनमें कोई वाल्व्स नहीं होते। और वेन्स इसके ठीक ऑपोजिट काम करती हैं। ये बॉडी के अलग अलग पार्ट से ब्लड वापस हार्ट तक लाती हैं। इनमें प्रेशर बहुत कम होता है, इसलिए इनकी वॉल्स पतली होती हैं। पर सबसे खास बात यह है कि वेन्स में वाल्व्स होते हैं। बिल्कुल, वाल्व्स ये मेक श्योर करते हैं कि ब्लड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बहे, यानी हार्ट की तरफ।
अगर ग्रेविटी के वजह से ब्लड नीचे आना भी चाहे तो ये वाल्व्स बंद हो जाते हैं। यहाँ एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन भी है नोट्स में। हाँ, बताइए। नॉर्मली आर्टरीज प्योर ब्लड ले जाती हैं और वेन्स इम्प्योर, पर पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड लंग्स तक ले जाती है और पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड हार्ट तक लाती है। यहाँ सिस्टम उल्टा काम करता है। स्टूडेंट्स को ये पॉइंट पक्का याद रखना चाहिए। बिल्कुल। ह्यूमंस का ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो बहुत एडवांस्ड है, पर प्लांट्स के केस में चैलेंजेस अलग हैं। उनके पास पंप करने के लिए कोई हार्ड नहीं होता, फिर भी वो रूट से पानी को कई मीटर ऊपर पेड़ की छूटियों तक पहुंचा देते हैं। इसके लिए उनमें 2 स्पेशल टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का मेन काम है रूट से पानी और मिनरल्स को प्लांट के ऊपर के पार्ट्स तक ले जाना। ये फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ। ये बिना मोटर के पानी ऊपर कैसे जाता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये काम ट्रांसपिरेशन पुल के कारण होता है। वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव। हाँ, जब लीव्स से पानी इवेपोरेट होता है तो ऊपर एक सक्शन क्रिएट होता है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कोई स्ट्रॉ से जूस खींच रहा हो। ये पुल नीचे रूट से पानी को लगातार ऊपर खींचा करता है। जाइलम ने पानी तो पहुंचा दिया, लेकिन लीव्स ने जो ग्लूकोज बनाया है उसको रूट्स तक या फ्रूट्स तक कैसे भेजा जाए, इसके लिए फ्लोएम होता है। इस फूड ट्रांसपोर्ट को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। स्थानांतरण। इन दोनों के बीच का डिफरेंस याद रखने के लिए एक परफेक्ट एनालॉजी है। जाइलम को एक पानी की मोटर की तरह समझा जा सकता है जो सिर्फ नीचे के टैंक से पानी ऊपर छत की टंकी तक चढ़ाती है, सिर्फ एक डायरेक्शन में। लेकिन फ्लोएम एक फूड डिलीवरी ऐप के नेटवर्क की तरह है। फूड डिलीवरी ऐप दोनों डायरेक्शंस में काम करता है। डिलीवरी नॉर्थ से साउथ भी जा सकती है और साउथ से नॉर्थ भी। फ्लोएम भी प्लांट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाना पहुंचाता है। और इसमें एनर्जी भी लगती है। हाँ, जैसे पानी की मोटर फिजिक्स के रूल से चलती है, पर डिलीवरी बॉय को बाइक में पेट्रोल डालना पड़ता है, वैसे ही फ्लोएम को ये काम करने के लिए एटीपी के फॉर्म में एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। ये कंपैरिजन इन दोनों के फंक्शन को एकदम क्लियर कर देता है। हाँ, अब तक हमने देखा कि बॉडी ने खाना पचा लिया, एनर्जी बना ली और उसे हर सेल तक पहुंचा भी दिया। लेकिन किसी भी फैक्ट्री में अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो वेस्ट भी बनेगा। बिल्कुल, जैसे नाइट्रोजन बेस्ड वेस्ट, यूरिया। अगर ये कचरा ब्लड में जमा होता रहे तो ये फेटल हो सकता है। इसलिए इस पूरी मशीनरी के चौथे और आखिरी प्रोसेस की जरूरत होती है, एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। ये बॉडी का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। ह्यूमंस में इसका मेन काम किडनी करती है। किडनी ब्लड को फिल्टर करके उसमें से वेस्ट निकालती है, पर किडनी के अंदर ये काम को एक बड़ी छलनी नहीं करती। इसके अंदर लाखों छोटी छोटी छलनियां होती हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन किडनी की फंक्शनल यूनिट है। यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस को समझने के लिए नेफ्रॉन के काम को 3 लॉजिकल स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला स्टेप है फिल्ट्रेशन यानी निस्यंदन। ये काम बोमन्स कैप्सूल नाम की एक कप जैसी स्ट्रक्चर में होता है। यहाँ कैपिलरी का एक गुच्छा होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। यहाँ हाई प्रेशर में ब्लड को छाना जाता है, जिससे यूरिया और यूरिक एसिड जैसे वेस्ट ब्लड से अलग होकर ट्यूब में आ जाते हैं। लेकिन इस पहले स्टेप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इस हाई प्रेशर फिल्ट्रेशन में कचरे के साथ साथ ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और बहुत सारा पानी भी छन जाता है ना। अगर बॉडी ने इन सब को बाहर निकाल दिया तो इंसान डिहाइड्रेशन से ही मर जाएगा। इसलिए तुरंत दूसरा स्टेप आता है, रीएब्जॉर्प्शन। ये स्टेप सच में बॉडी की इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट के चारों तरफ ब्लड वेसल्स का नेट होता है। जैसे जैसे वो छना हुआ लिक्विड ट्यूब में आगे बढ़ता है, बॉडी उसमें से ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और जरूरी पानी को वापस ब्लड में सोख लेती है। जो काम की चीज गलती से निकल गई थी उसको बचा लिया जाता है। बिल्कुल। और इस रीएब्जॉर्प्शन के बाद ट्यूब में जो बचता है वो सिर्फ वेस्ट और एक्स्ट्रा पानी होता है, जिसको यूरिन कहते हैं। इसका फाइनल स्टेप है कलेक्शन। ये यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में जमा होता है। वहां से ये यूरेटस के रास्ते यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। ब्लैडर एक मस्कुलर बैग है जो यूरिन को तब तक होल्ड करता है जब तक ब्रेन से सिग्नल ना मिले। आखिर में यूरेथ्रा के थ्रू इसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा होता है। ये नेचुरल सिस्टम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या हो अगर किसी इंजरी या बीमारी के कारण किसी की दोनों किडनीज फेल हो जाएं? ऐसी सिचुएशन में आर्टिफिशियल सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। इसका मॉडर्न साइंस में सॉल्यूशन है डायलिसिस।
डायलिसिस मशीन एक आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करती है। इसमें पेशेंट के ब्लड को मशीन से पास किया जाता है ना? हाँ, जहां एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ब्लड से नाइट्रोजन वाले वेस्ट को डायलाइजिंग फ्लूइड में डिफ्यूज कर दिया जाता है। फिर उस क्लीन ब्लड को वापस बॉडी में डाल देते हैं। ये टेक्निक लिटरली लाखों लोगों की जान बचाती है। सच में डायलिसिस ये प्रूव करता है कि हमने नेचर की इस मशीनरी को कितनी गहराई से समझ लिया है। तो अगर आज की इस पूरी चर्चा को हम रैप अप करें तो हमने देखा कि हमारी बॉडी एक परफेक्ट ऑटोमेटिक मशीन की तरह काम करती है। न्यूट्रिशन से हमने रॉ मटेरियल लिया, रेस्पिरेशन ने उसको तोड़कर एटीपी बनाई, ट्रांसपोर्टेशन ने उस एनर्जी और रॉ मटेरियल को हर कोने तक पहुंचाया और आखिर में एक्सक्रीशन ने सारे टॉक्सिक वेस्ट को बाहर निकाल दिया। सब कुछ कितनी खूबसूरती से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और इस पूरी प्रोसेस को समझने के बाद श्रोताओं के सामने एक आखिरी और गहरा विचार रखना बहुत ही जरूरी लगता है। क्या है वो? आज हमने देखा कि चाहे वो प्लांट्स के फ्लोएम में खाने का मूवमेंट हो, यीस्ट का फर्मेंटेशन हो या एथलीट्स के मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, हर जगह एटीपी ही एनर्जी करेंसी का काम कर रही है। यूनिवर्सल बैटरी। हाँ, ये काफी सोचने वाली बात है कि अर्थ पर लाइफ के इतने सारे फॉर्म्स हैं, अमीबा से लेकर बनियान ट्री और ह्यूमंस तक। सब बाहर से अलग दिखते हैं पर अंदर से हम सब एक ही बैटरी से चल रहे हैं। एटीपी। एवोल्यूशन के करोड़ों सालों ने इस एक मॉलिक्यूल को लाइफ चलाने के लिए चुना। तो क्या आगे चलकर हम जेनेटिक्स या बायो इंजीनियरिंग की मदद से अपने सेल्स को अपग्रेड कर पाएंगे ताकि वो नए तरीके से या और भी ज्यादा एफिशिएंटली एटीपी बना सकें? मतलब 38 एटीपी वाली लिमिट को क्रॉस करना? बिल्कुल। क्या हम उस लिमिट को तोड़ पाएंगे? ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर खुद से रिसर्च करना काफी दिलचस्प होगा। एटीपी प्रोडक्शन को अपग्रेड करना, ये आइडिया ही साइंस की नई पॉसिबिलिटीज खोल देता है। बायोलॉजी में जो आज इम्पॉसिबल लगता है, कल वो रियलिटी हो सकती है। सही बात है। आज की ये डीप ड्राइव वाकई बहुत इन्फॉर्मेटिव थी। मुझे उम्मीद है कि इन नोट्स के एनालिसिस से लाइफ प्रोसेसेस का ये टॉपिक किसी बोरिंग चैप्टर की जगह हमारी अपनी बॉडी की एक एक्साइटिंग स्टोरी बन गया होगा। मेरी भी यही उम्मीद है। जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को अच्छे से रिवीजन करने के लिए बेस्ट ऑफ लक। इस परफेक्ट मशीन के पीछे के साइंस को बस याद रखिएगा। आज की ये डीप डाइव हम यहीं खत्म करते हैं।